हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें केवल समान अध्ययन के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इससे पहले हम लोग झारखंड के जीके को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे आप एक बार प्लेलिस्ट देखकर जरूर कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, एंटोनियो गुटेरेस, रुचिरा कंबोज या टेड्रोस अदनोम। तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं वो अब्दुल्ला शाहिद हैं। अब्दुल्ला शाहिद मलेशिया देश के हैं और इनकी जो नियुक्ति है 1 वर्षों के लिए होती है। वहीं बात कर ले एंटोनियो गुटेरेस के, तो ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव है और महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्षों के लिए होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, सम्राट अशोक, टॉम ऑफ सैंड या द प्रॉमिस के लिए। तो भारतीय गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास द टॉम ऑफ सैंड के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद था वो किए हैं डेजी रॉकवेल, इसे भी आप याद रखिएगा। पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंग, जेवी नलिकर, सीवी रमन या सुभाष चंद्र बोस। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो टाइम पुस्तक है ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत, सही है। सुरेश एन पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये भी सही है। इंद्रजीत गिल, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री, ये भी सही, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? वरुण, भारत सैन्य अभ्यास और देश, वरुण भारत और फ्रांस के बीच, सही है। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच, सही है। स्लाइनेक्स, भारत और सिंगापुर, ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्लाइनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। पैनेक्स बिम्स्टेक देश, ये सही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी, फ्रांस, इसकी राजधानी दुबई, ये गलत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम, ये सही है। नॉर्वे की राजधानी बर्लिन, ये गलत है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, तो ये भी सही, यानी इसमें 2 ऑप्शन गलत है, ए और सी। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? सेशेल्स, नेपाल, दोनों या कोई नहीं? तो सेशेल्स और नेपाल दोनों देश की जो मुद्रा है वो रुपया कहलाती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल में खबरों में रहा हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है जिस पर चीन का अधिकार है? चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ये श्रीलंका में है। इसे चीन अभी हाल में ही 99 वर्षों के लीज पर लिया है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाषा और उसकी लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी कहलाती है, ये सही है। संथाली की जो लिपि है वो ओलनचेकी कहलाती है, ये भी सही है। पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है, ये भी सही है। अंग्रेजी की जो लिपि है ग्रीक, ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ग्रीक नहीं बल्कि अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन कहलाती है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है, क्योंकि वैदिक धर्म में उस टाइम बहुत ज़्यादा कर्मकांड फैल गया था जिसके वजह से महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है, यानी जो महात्मा बुद्ध से जो चारों कथन है वो सही है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज उस समय क्या होता था? तो ये सैन्य विभाग होता था, यानी सेना का विभाग होता था। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत ये क्या था? तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा क्या था? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामले से संबंधित था, यानी जो 51 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। 1857 के नेतृत्वकर्ता और उनके जगह। तो बख्त खां, ये बख्त खां कहाँ से किए थे 1857 का नेतृत्व? तो ये दिल्ली से किए थे, यानी जो बख्त खां का ए का 4 हो जाएगा दिल्ली। मौलवी अबेदुल्ला ये कहाँ से किए थे? तो ये अवध से किए थे। वीर कुंवर सिंह ये कहाँ से किए थे? तो आरा से किए थे, और आरा से किए थे। और जो नाना साहब हैं वो कानपुर से, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकॉले स्मरण पत्र, 1852 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच का नियम। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है वो 1835 के मैकॉले स्मरण पत्र से पड़ी है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, यानी ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का स्टार्ट किया जाता है, यानी बी का 3 हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इस 1919 से देश में द्वैध शासन लागू किया जाता है, यानी इसका सी का 2 हो जाएगा। अब भारत सरकार अधिनियम, इसका हो जाएगा प्रदेशों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रावधान, यानी डी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन बी। इन व्यक्तियों में कौन एक कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ट क्रिप्स या ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वो विलियम वुड थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फिर हमारा अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में, यानी ए का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक प्राधिकरण, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 323 ए में है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो वर्णन है अनुच्छेद 315 में है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में से किस निकाय या निकायों का संबंध या संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्र योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। तो इनमें से कौन सा ये संवैधानिक निकाय नहीं है ये बताना है। तो ये तीनों जो संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका जो वर्णन संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, इन्हें बनाया गया है संसद में पारित करके। इसमें जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी गठन 1952 में होती है, जबकि योजना आयोग का जो गठन है 1950 में होता है। इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय पद्धति को दिए थे। उसके बाद हमारा अगला जो है अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय पद्धति को दिए थे। उसके बाद एल एम सिंघवी ने क्या दिया था? तो ये स्थानीय स्वशासन पद्धति को दिए थे। और जी वी के रॉय जो है प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार दिए थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो बलवंत राय मेहता समिति है वो 1957 में आता है। अशोक मेहता समिति 1977 में आता है, जबकि आपका जी वी के राय समिति है वो 1985 में आता है, 1985 में। और इसमें जो एल एम सिंघवी है 1986 में आता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से नगर पालिका को संवैधानिक परिस्थिति दी गई? संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 75वां संविधान संशोधन 1993 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नगर पालिका का जो गठन होता है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये सही कथन है। वह मौद्रिक नीति को बनाता है, लागू करता है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, सही है। वह भारत सरकार के ऋणदाता कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये चारों कथन सही है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर होता है।
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो एलपीजी मॉडल, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति कहते हैं, ये नरसिम्हा राव द्वारा दिया गया था, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे। यह एलपीजी मॉडल जो है मनमोहन सिंह के द्वारा दिया जाता है 1991 में, इसे आप याद रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसे आप इस तरह समझे कि मान लीजिए एक कार्य है, उसमें हमें 5 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन हम उसमें 8 मजदूर को खटा रहे हैं। इसमें जो 3 मजदूर हैं उससे हमें कोई उत्पादकता नहीं मिल रहा है, इसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संविधानेतर एवं परामर्शती निकाय है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2016 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले ली। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है केवल 1 और 2 सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरा कथन है, क्या बोला गया है कि इसका जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले लिया, ये 1 जनवरी 2015 नहीं बल्कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है, इसे आप याद रखिएगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी या घास, मछली, बकरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घास, बकरा, आदमी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसे सभी कोई कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इसका जो कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद आप याद रखिए राजस्थान, उसके बाद याद रखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो मिजोरम है। इसे आप सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम दोदा बेटा चोटी कहते हैं, यानी ए का 4 हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम धूपगढ़ी चोटी कहते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी एसेचुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महानदी। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? भोइनो वेरीगेटा, जेकेरांडा मेसोफेलिया, ब्यूटिमा मोनोस्पर्मा या टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। ये प्लास का पौधा का वैज्ञानिक नाम है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम क्या है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन सी में क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी में क्या है?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका जो आरोही क्रम बनेगा ये ऑप्शन सी बनेगा, यानी झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश।